स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे इस वीडियो में। हमारा देश भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ और 26 जनवरी 1950 को भारत में भारतीय संविधान को लागू किया गया, जिसके तहत भारत को एक लोकतांत्रिक, संप्रभु और गणतंत्र देश घोषित किया गया। किसी गणतंत्र या गणराज्य देश का मतलब होता है कि राष्ट्र का मुखिया यानी हेड ऑफ स्टेट्स जो होता है वो वंशानुगत नहीं होता है, या हेड ऑफ स्टेट्स का पद किसी को विरासत में नहीं मिलता है। यह पद किसी चुने हुए व्यक्ति को दिया जाता है, यानी राष्ट्र का मुखिया एक इलेक्टेड कैंडिडेट होते हैं। भारत में इस पद को राष्ट्रपति कहते हैं। वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी हैं। श्री रामनाथ कोविंद जी का कार्यकाल खत्म होने जा रहा है और निर्वाचन आयोग ने नए राष्ट्रपति चुनाव की घोषणा भी कर चुका है। तो क्या आप जानते हैं कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? इस वीडियो का विषय यही कि आप सभी को बताया जाए कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। इस वीडियो में एक एक करके राष्ट्रपति चुनाव संबंधित सारी जानकारियां आपको मिल जाएगी। आप हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिए और चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि राष्ट्रपति का चुनाव के लिए संवैधानिक प्रावधान क्या क्या है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 54 से अनुच्छेद 58 तक राष्ट्रपति चुनाव के लिए प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 54 में यह दर्शाया गया है कि राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान कौन करेगा। जो लोग राष्ट्रपति चुनाव में वोट डालते हैं उन सभी मतदाताओं के मंडल को निर्वाचक मंडल कहा जाता है। तो आर्टिकल 54 में यह बताया गया है कि इस निर्वाचक मंडल यानी इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन शामिल होगा। अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति चुनाव की विधि बताया गया है कि राष्ट्रपति के चुनाव की विधि क्या होगी। इससे रिलेटेड अनुच्छेद 55 में सारी चीज़ें दर्शाया गया है। अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति पद का कार्यकाल बताया गया है, यानी जब एक बार राष्ट्रपति चुन लिया जाएगा तो वह कितने दिन के लिए राष्ट्रपति पद पर बना रहेगा, यह दर्शाया गया है अनुच्छेद 56 में। अनुच्छेद 57 में यह दर्शाया गया है कि जब एक बार राष्ट्रपति चुन लिया जाए तो वह फिर पुनः निर्वाचन के लिए पात्र होंगे या नहीं होंगे। और अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए योग्यता बताया गया है, यानी राष्ट्रपति के लिए एबिलिटी क्या होनी चाहिए, योग्यता क्या क्या होनी चाहिए। राष्ट्रपति के चुनाव का आयोजन चुनाव आयोग द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार के पास 50 प्रस्तावकों और 50 समर्थकों का साथ होना जरूरी होता है, नहीं तो वह चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। यानी उसे निर्धारित करना होता है कि कम से कम 100 लोग जो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल है वह उसके समर्थन में है, उसका साथ दे रहे हैं। ऐसा इसलिए है कि ऐसा न हो कि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार हो लेकिन उसको कोई अपना मत ही न दे, क्योंकि पहले कभी ऐसा हुआ करता था। इसलिए उम्मीदवारों की संख्या कम करने के लिए ऐसा सख्त नियम बनाया गया है। और यह सख्त नियम राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव अधिनियम 1952 के अंतर्गत है, जो 1952 में बनाया गया था। भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति का चुनाव इनडायरेक्ट यानी अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अप्रत्यक्ष चुनाव का मतलब यह होता है कि इस चुनाव में भारत की जनता सीधे तौर पर वोट नहीं करते हैं, बल्कि जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने हुए कैंडिडेट्स जो होते हैं वो उसमें वोट डालते हैं। यानी हमारे द्वारा डायरेक्ट चुने गए एमएलएज और एमपी उसमें वोट देते हैं। और जो राष्ट्रपति चुनाव में हिस्सा लेते हैं उन सभी मतदाताओं के समूह को निर्वाचक मंडल या इलेक्टोरल कॉलेज कहते हैं। निर्वाचक मंडल क्या होता है, इसकी अगर हम चर्चा करें, अब निर्वाचक मंडल के बारे में थोड़ा और विस्तार से जान लेते हैं। इसमें कौन कौन से लोग शामिल होते हैं, ये सारी चीज़ हम आगे अभी जानेंगे। इसमें भारत के सभी 28 राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और साथ ही 2 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पुडुचेरी के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। 1992 के 70वें संविधान संशोधन से पहले दिल्ली और पुडुचेरी के विधानसभा के सदस्य इस निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं होते थे। इसके अलावा संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य इस निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं। इसमें कौन कौन शामिल नहीं होते हैं इसकी भी बात की जाए तो राज्यसभा और विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य, ध्यान दीजिएगा कि हम मनोनीत सदस्य की बात कर रहे हैं, ये सदस्य इसमें शामिल नहीं होते हैं। और राज्य विधान परिषदों जो कुछ ही राज्यों में होता है वे भी निर्वाचक मंडल में हिस्सा नहीं लेते हैं। तो इस प्रकार इलेक्टोरल कॉलेज में कुल 4809 सदस्य होते हैं, जिसमें 776 सदस्य संसद से आते हैं। इस 776 सदस्यों में 543 लोकसभा के सांसद होते हैं और 233 राज्यसभा के सांसद होते हैं, और बचे 4033 सदस्य सभी राज्यों के विधानसभाओं के विधायक होते हैं। और इस प्रकार 4809 सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव के निर्वाचक मंडल में हिस्सा लेते हैं, यानी ये लोग उसमें वोट डालते हैं। अब जान लेते हैं कि इस चुनाव की विधि क्या होती है। राष्ट्रपति चुनाव की विधि में 3 मुख्य बातें होती हैं। एक होता है सीक्रेट बैलेट सिस्टम, दूसरा होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम और तीसरा होता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट।
अगर हम सीक्रेट बैलेट सिस्टम की बात करें तो इसका मतलब ये है कि किसी भी कैंडिडेट को वोट देने के लिए वह किसी भी पार्टी के प्रति बाध्य नहीं होता है, यानी वोटिंग के लिए वह अपनी पार्टी के नियम से हटकर भी वोट कर सकता है। मतलब ये कि वोट गुप्त तरीके से करना होता है, किसी को अपना मत दिखा भी नहीं सकते हैं। ऐसा करने पर उसकी वोट रद्द भी हो सकता है। अब प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम क्या होता है? इसका मतलब है कि यहाँ पर जो पॉपुलेशन होती है, आम जनता, उसके बेसिस पर वोट वैल्यू निर्धारित किया जाता है। अब वोट वैल्यू कैसे निर्धारित होती है ये जान लेते हैं। अब तक हमें इतना तो पता चल गया है कि राष्ट्रपति चुनाव में जो वोट करते हैं वो या तो विधायक होते हैं या सांसद होते हैं। इन्हीं का वोट वैल्यू डिसाइड किया जाता है। इनके मतों का वैल्यू निर्धारित करने के लिए भारतीय संविधान में तरीका बताया गया है। तो पहले विधायकों का वोट वैल्यू समझते हैं। किसी स्टेट की एक एमएलए की वोट वैल्यू निकालने के लिए उस स्टेट के टोटल पॉपुलेशन यानी जो कुल जनसंख्या होगी उसमें उसी स्टेट के सभी एमएलएज की संख्या से डिवाइड करना होगा और जो वैल्यू निकल कर आएगा उसमें 1000 से डिवाइड कर देना होगा। तब जो वैल्यू आएगा उसको उस राज्य का एक एमएलए का वोट वैल्यू कहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए तो मान लीजिए किसी राज्य की जनसंख्या 10 लाख है और कुल एमएलएज की संख्या 100 है। तो जनसंख्या जो 10 लाख है उसमें एमएलएज की 100 संख्या से डिवाइड करना होगा और उसे 1/1000 से फिर मल्टीप्लाई करना होगा। तो फिर जो वैल्यू निकल कर आएगा वो 10 होगा। तो इसका मतलब हुआ कि उस स्टेट का एक एमएलए की वोट वैल्यू 10 होगा। क्योंकि सभी राज्यों की जनसंख्या अलग अलग होती है और विधायकों की संख्या भी अलग अलग होती है, इसलिए सभी राज्यों के एमएलएज की वोट वैल्यू भी अलग अलग होगी। ऐसे में बड़े राज्यों के विधायक का वोट वैल्यू ज़्यादा और छोटे राज्यों के विधायक का वोट वैल्यू कम होता है। उदाहरण के तौर पर उत्तर प्रदेश का एक विधायक का वोट वैल्यू सबसे अधिक यानी 208 होता है और सिक्किम के एक विधायक का वोट वैल्यू सबसे कम 7। क्योंकि उत्तर प्रदेश में विधायकों की संख्या 403 है और एक विधायक का वोट वैल्यू 208 है, इसलिए उत्तर प्रदेश के कुल वोट वैल्यू मालूम करने के लिए 403 को 208 से मल्टीप्लाई करना होगा। मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू निकल कर आता है वो 83,824 होता है। इसलिए राष्ट्रपति चुनाव में उत्तर प्रदेश 83,824 वोटों का योगदान देते हैं और सिक्किम में विधायकों की संख्या 32 है और सिक्किम के एक एमएलए की वोट वैल्यू 7 होती है। इस तरह निर्वाचक मंडल में सिक्किम का योगदान 32 मल्टीप्लाई बाय 7 बराबर 224 वोटों का होता है, जो किसी भी अन्य राज्य की तुलना में सबसे कम है और उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा। अब अगर भारत के सभी राज्यों की विधानसभाओं का कुल वोट वैल्यू की बात करें तो वो होता है 5,43,000। ये तो हो गया एमएलएज की कुल वोट वैल्यू। अब सांसदों की वोट वैल्यू कैसे डिसाइड होती है वो भी जान लेते हैं। देखिए, हमारे भारतीय संविधान में यह क्लियर किया गया है कि भारत के सभी राज्यों के विधायकों के कुल वोट वैल्यू भारत के सभी सांसदों के कुल वोट वैल्यू के बराबर होना चाहिए। यानी इलेक्टोरल कॉलेज में सांसदों और विधायकों को बराबर की भागीदारी दी गई है। चूँकि सांसदों का कुल वोट वैल्यू विधायकों के वोट वैल्यू के बराबर होता है, इसलिए एक सांसद का वोट वैल्यू निकालने के लिए विधायकों के कुल वोट वैल्यू में कुल निर्वाचित सांसदों की संख्या से डिवाइड किया जाता है। तो एमएलएज की टोटल वोट वैल्यू में टोटल इलेक्टेड एमपीज की संख्या से डिवाइड करने से हमें एक एमपी की वोट वैल्यू पता चलता है 700। देखिए, हम आपको ये आंकड़ा जो बता रहे हैं ज़रूरी नहीं है कि ये बिल्कुल सही ही हो, ये कुछ और भी हो सकता है। हम सिर्फ समझाने के उद्देश्य से ये सब आंकड़े ले रहे हैं और हमें उम्मीद है आप समझ भी रहे होंगे। अब आप एमएलएज और एमपीज की वोट वैल्यू कैसे डिसाइड किया जाता है ये समझ चुके हैं। आगे देखते हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव में सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम या एकल हस्तांतरणीय वोट पद्धति का इस्तेमाल होता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये होता है कि प्रत्येक मतदाता को केवल एक ही मत देने का अधिकार होता है और जब मतदाता वोट देने जाते हैं तो उसे एक बैलेट पेपर दिया जाता है जिसमें सारे कैंडिडेट्स के नाम होते हैं। तो मतदाता को करना ये होता है कि पहले तो वह जिसको राष्ट्रपति के रूप में देखना चाहता है उसको चूज़ करता है और अगर उसको लगता है कि उसके पहले चॉइस के अलावा भी कोई कैंडिडेट है जिसको वह राष्ट्रपति के रूप में देखना चाहता है तो वह उसको भी चूज़ कर सकता है। लेकिन यहाँ पर उसको प्रेफरेंस देना होता है कि उसका पहला चॉइस कौन है, दूसरा कौन है, तीसरा कौन है। यानी मतदाता कैंडिडेट के नाम के आगे खाली स्पेस में 1, 2, 3 के क्रम में वरीयता देते हैं। इसका मतलब ये होता है कि अगर पहला चॉइस वाले उम्मीदवार जीत के आंकड़े पार नहीं कर पा रहे हैं तो उसका मत दूसरे चॉइस वाले कैंडिडेट को ट्रांसफर हो जाता है, हस्तांतरित हो जाता है। अब आइए जानते हैं कि राष्ट्रपति चुनाव में जीत कैसे तय की जाती है।
देखिए यहाँ पर ज़रूरी बात ध्यान देने वाली ये है कि इस चुनाव में जीत के लिए वोटों की काउंटिंग नहीं की जाती है, बल्कि वोट वैल्यू के बेसिस पर जीत तय किया जाता है। राष्ट्रपति चुनाव में जीतने के लिए कैंडिडेट को एक फिक्स किया हुआ नंबर को पार करना होता है, जिसको कोटा कहा जाता है। कोटा निर्धारित करने के लिए इलेक्टोरल कॉलेज के कुल वैलिड मतों के कुल वैल्यू को 2 से डिवाइड करके उसमें 1 जोड़ दिया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि कैंडिडेट को जीत के लिए इस कोटा को प्राप्त करना आवश्यक होता है। इसमें जब काउंटिंग होती है तो सबसे पहले यह देखा जाता है कि जो कैंडिडेट फर्स्ट चॉइस में सबसे ज़्यादा है वो उस कोटा को प्राप्त कर पा रहे हैं या नहीं। अगर वह कुल वोट वैल्यू के आधे से एक अधिक वोट प्राप्त करने में सफल है तो उसे जीत घोषित कर दिया जाता है। अगर कोटा प्राप्त नहीं कर पा रहा है तो फिर सेकंड चॉइस को देखा जाता है। इस प्रकार से जो कैंडिडेट कोटा प्राप्त कर लेते हैं वह जीत जाते हैं। अब जानते हैं कि राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया कितने दिनों का होता है। तो ये 60 दिनों के अंदर पूरा करना होता है, क्योंकि संविधान में यह मेंशन किया गया है कि जिस दिन पुराने राष्ट्रपति रिटायर्ड होंगे उसके अगले ही दिन नया राष्ट्रपति अवेलेबल होना चाहिए। ये इलेक्शन होता कहाँ है? तो जितने भी एमपीज़ हैं वो संसद में ही वोटिंग करते हैं और एमएलएस अपने राज्य विधानसभाओं के सेक्रेटरीट बिल्डिंग में वोटिंग करते हैं। तो हमें उम्मीद है कि आप इस पूरे वीडियो को अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे और राष्ट्रपति चुनाव कैसे होता है इसको अच्छी तरह समझ पाए होंगे। तो वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।